जैसा कि इसकी शुरुआत जो है वो भारतीय राज व्यवस्था के खंड से हुई है। भारतीय राज व्यवस्था के इस खंड के तहत कई सारे विषय जो है वो हम लोग अपने अध्ययन के दौरान लेकर आए हैं। उसमें एक टॉपिक पूरा संविधान निर्माण जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और एक पूरा टॉपिक जो है वो हम लोग बनाए हुए हैं इस प्रस्तावना पर भी, जिसमें प्रस्तावना के सारे जो इंफॉर्मेटिव पार्ट थे, जो सूचना वाला पार्ट था, वो हमने किया था। आज प्रस्तावना के इस पार्ट 2 के तहत, प्रस्तावना के इस खंड 2 के तहत जिन बातों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रस्तावना में जो विभिन्न शब्दों का उल्लेख है, उन शब्दों की चर्चा आज हम लोग करेंगे, है ना। आइए उसमें पहले शब्दों की बात मैं आपके सामने करता हूं और वह पहला शब्द है जिसका नाम है संप्रभुता। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में ये चीजें हैं कि भाई हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो जो ये विभिन्न शब्द हम लोग लिख रहे हैं कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों की भी चर्चा हम लोगों के बीच करना समीचीन होगा, क्योंकि ये शब्द हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन शब्दों की व्याख्याएं हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, वो आती रही हैं। तो आइए इससे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि संप्रभुता का क्या मतलब है। सोवर्निटी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और अगर संप्रभुता को आप डिफाइन करने का प्रयास करें, अगर इसको आप परिभाषित करने का प्रयास करें, तो संप्रभुता का सीधा सीधा अर्थ है आंतरिक सर्वोच्चता, आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता की जो स्थिति है वही कहलाती है क्या? संप्रभुता, सोवर्निटी। तो अब यहां एक शब्द लिखा है आंतरिक सर्वोच्चता। ये आंतरिक सर्वोच्चता क्या है, किसको कहते हैं आंतरिक सर्वोच्चता, इसका क्या मतलब है, और बाह्य स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो अगर इसे हम परिभाषित करें, इसको अगर इन शब्दों को हम डिफाइन करें, तो एक बात जान लीजिए कि संप्रभुता जो है वो एक निर्णय निर्माण की परिस्थिति को दर्शाता है ना। वह निर्णय निर्माण की स्थिति को दिखाता है कि कोई बॉडी, कोई संस्था, कोई देश, कोई राष्ट्र जो है वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कितना स्वतंत्र है, या किसी के प्रभाव में आकर तो निर्णय नहीं ले रहा है। यानी जो भी वह निर्णय निर्माण कर रहा है, वह निर्णय निर्माण किसी के प्रभाव में नहीं हो, वह निर्णय निर्माण किसी परिस्थिति के दबाव में नहीं हो, वह पूरी तरह से अपने हितों की पूर्ति के लिए लिया गया एक स्वतंत्र निर्णय हो, तो वही स्थिति कहलाती है संप्रभुता, सोवर्निटी। कह रहा है आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता। बेसिकली इन दोनों शब्दों का संबंध किसी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से है ना, किसी देश की भौगोलिक सीमा से है। और यदि मान लेते हैं कि ये भारत है ना, ये भारत की स्थिति है, यदि ये हम देख लें कि ये एक भौगोलिक क्षेत्र जो है इसको एक नाम से जानते हैं और वह नाम है भारत, तो ये जो सीमा हुआ ये भारत का भौगोलिक सीमा हुआ। और ये भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर का जो ये क्षेत्र है ये भारत का आंतरिक क्षेत्र है ना।
और इस सीमा के बाहर का जो क्षेत्र है, जो चारों ओर बाह्य क्षेत्र है, वो भारत का बाह्य क्षेत्र है। ये अंतरतम क्षेत्र, ये बाह्य क्षेत्र। अब जब आंतरिक और बाह्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पिछले क्लास में एक बात किया था कि भारत, जैसे मान लो कि भारत एक राज्य है, तो राज्य एक अमूर्त संस्था होती है ना, और इसको मूर्त रूप दिया जाता है वहां की सरकार के द्वारा। यानी जो सरकार निर्णय लेती है उसी को हम कहते हैं कि यह भारत का निर्णय है, ये भारत के सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा लिया गया निर्णय है। तो जब राज्य कोई निर्णय लेता है, तो राज्य निर्णय लेता है, इसका मतलब वहां की सरकार निर्णय ले रही है। तो अगर इस भारत के सीमा के भीतर अगर कुछ निर्णय लेने की बात आती है, तो निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत सरकार। वही वह तय करती है कि भाई इस भारत के भीतर क्या क्या होगा, कब कौन से निर्णय लिए जाएंगे, कौन सी व्यवस्थाएं लागू होगी, कब कौन सी व्यवस्थाओं को हटाया जाएगा, किस क्षेत्र विशेष में लागू किया जाएगा। इन सारी बातों की चर्चा या इन सारी बातों का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार भारत सरकार के पास है और वही निर्णय लेती है। अर्थात इस भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर जो आंतरिक क्षेत्र है, उस आंतरिक क्षेत्र में जो सुप्रीम पावर है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो किसके पास है? भारत की सरकार के पास है। और इस भारत के सरकार को बनाता कौन है? अमेरिका की जनता, जापान की जनता नहीं, हमारे देश की जनता उस सरकार का निर्माण करती है, उस सरकार को बनाती है। यानी एक स्पष्ट बात यहां निकल कर आया कि भारत की जो सरकार है वो आंतरिक सर्वोच्चता के कंडीशन को क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है। अब एक दूसरा कंडीशन इस संप्रभुता में है कि बाह्य स्वतंत्रता। भाई बाह्य स्वतंत्रता का क्या मतलब है? तो भारत अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर, भारत अपनी भौगोलिक सीमा से परे जो कुछ भी निर्णय लेता है उसमें भी वह स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए कि आज भारत की सरकार यह निर्णय लेती है कि भाई हमें अब जो फ्रांस से हम राफेल खरीद रहे थे वो हमारा अब हम वहां से अपना डील कैंसिल करते हैं और अब राफेल जैसा ही विमान हम दूसरे देशों से खरीदेंगे। ऐसी स्थिति आई थी जब भारत और अमेरिका के बीच इस राफेल जैसे विमान पे चर्चा चल रही थी, लेकिन मूल्य को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुआ और भारत की सरकार ने अमेरिका के साथ खरीदने की अपनी जो बातें चल रही थी, डील हो रही थी, उस डील को कैंसिल किया और उसने फिर जापान के साथ, फ्रांस के साथ जाकर अपने इस डील को फाइनल किया। तो ऐसा थोड़ी है कि भारत विवश है कि वो जब खरीदेगा तो अमेरिका से ही खरीदेगा। भारत स्वतंत्र है कि वो चाहे तो अमेरिका से भी खरीद सकता है, चाहे तो वह फ्रांस से खरीद सकता है, चाहे तो वह इजराइल से खरीद सकता है। अब आप थोड़ा सा देखिए कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो शीत युद्ध के दौर में भारत का ज्यादा निकट कोई देश था तो सोवियत संघ था। लेकिन जब आफ्टर कोल्ड वार 1991 में जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आई, जब एक नई वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हुआ, तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक चयनात्मक संबंध निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह समाप्त हो गई। अब चुनकर संबंध रखने की व्यवस्था खत्म हो गई। ये एरा ग्लोबलाइजेशन का एरा है और इस ग्लोबलाइजेशन की एरा में वह ऑप्शन खत्म है कि हम चुन चुन कर रिलेशन बनाएंगे। अब सबको सबसे रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि किसी देश के पास श्रम है तो किसी देश के पास तकनीक है, किसी देश के पास बाजार है, किसी देश के पास पूंजी है। तो कोई भी एक देश या कुछ देशों का भी समूह जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है।
उसको अपने विकास प्रक्रिया को एक निश्चित आयाम देने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। तो यह वैश्वीकरण के एरा में सबको सबसे संबंध रखने हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, भारत का झुकाव जो है वो थोड़ा अमेरिका के तरफ बढ़ा, अमेरिका के तरफ हमारी विदेश नीति थोड़ी झुकी, जो शीत युद्ध के दौर के विदेश नीति से थोड़ी अलग थी। तो ऐसा थोड़ी था कि हमारे पास ये कंपल्सन है, हमारे पास ये बाध्यता है कि हम हमेशा रूस के साथ ही झुके रहेंगे। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है, हमारा राष्ट्रीय हित जो है, वो जहां से पूरा होगा हम उस नेशनल इंटरेस्ट की, राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए वो काम करेंगे, है ना। क्योंकि मॉर्गेंथो एक बहुत बड़ा विचारक है और मॉर्गेंथो भी कहता है कि भाई राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सभी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए, और अगर राष्ट्रीय हित सबका सबसे ऊपर है तो स्वाभाविक बात है वह राष्ट्र उन्नति करता है, वह राष्ट्र विकास करता है, वह राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत की सरकार यह स्वतंत्र है इस बात के निर्णय लेने के लिए कि वह किस देश के साथ संबंध रखना चाहती है और किस देश के साथ संबंध विच्छेद करना चाहती है। भारत की सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह किस देश से क्या खरीदना चाहती है और किस देश को क्या बेचना चाहती है। इसके लिए भारत की सरकार निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, उस पर किसी के दबाव नहीं है। वह स्वतंत्रता पूर्वक उस निर्णय को संपादित करने के लिए पूरी तरह से एम्पावर है, पूरी तरह से सशक्त है। तो ये जो व्यवस्था है कि भारत की सरकार आंतरिक रूप से निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है और बाह्य रूप से भी संबंध बनाने, संबंध विच्छेद करने के लिए भी वह स्वतंत्र है, तो ऐसी ही स्थिति क्या कहलाती है, संप्रभुता। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत पूर्णतः एक सोवरन कंट्री है, पूर्णतः एक संप्रभु देश है, जो अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में न किसी के प्रभाव में काम करता है, न किसी अभाव में काम करता है, न किसी के दबाव में काम करता है, बल्कि भारत की सरकार अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए हर संभव निर्णय लेती है और उसी के लिए वह अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को संपादित करती है ना। अब एक बड़ा प्रश्न इसको लेकर, संप्रभुता को लेकर संविधान सभा में भी उठाया गया। मैंने जब संविधान निर्माण आपको पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि मई 1949 में संविधान सभा ने यह चर्चा की कि सत्यापित किया कि भारत जो होगा वो राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा। राष्ट्रमंडल का मेंबर होगा, यानी राष्ट्रमंडल कौन है भाई, तो उन देशों का समूह जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, है ना, जो कभी ब्रिटेन के शासन के अधीन रहे थे, उन देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो जब हम इस कॉमनवेल्थ के बारे में बात करते हैं तो मई 1949 में यह सत्यापित किया गया कि भाई जो भारत होगा वो इस राष्ट्रमंडल का मेंबर होगा। कई आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया कि भाई भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य बन रहा है तो फिर यह संप्रभु कैसे हुआ। यह तो इसकी संप्रभुता पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए, ये ठीक है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, लेकिन राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के लिए ब्रिटेन ने भी इसकी शर्तों में कुछ बदलाव किया। क्या बदलाव हुआ, तो जैसे राष्ट्रमंडल की सदस्यता में यह था कि जो भी देश राष्ट्रमंडल के सदस्य बनेंगे वो अपने देश का प्रथम नागरिक ब्रिटेन के राजा या रानी को मानेंगे। भारत के आग्रह पर ब्रिटेन ने इसमें बदलाव किया और भारत का जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्र का प्रमुख था वह ब्रिटेन का राजा या रानी नहीं, बल्कि भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अनन्य रूप से जो भारत का नागरिक था, जिसे आज हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, उसे बनाया गया।
वह उत्तराधिकार व्यवस्था से नहीं चलता है, वह किसी हेरिडेटरी सिस्टम से नहीं चलता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर उसका चुनाव होता है और वो एक बजाते मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए वह उस पद पर आसीन होता है। तो राष्ट्रमंडल की इन शर्तों को परिवर्तित किया गया भारत के लिए, है ना, भारत के लिए वो बदलाव हुआ। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से यह कहा कि भाई हम जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले रहे हैं, ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता ऐच्छिक है ना, ये इसका कोई हमारे ऊपर बाध्यता नहीं है। जिस दिन भारत की संसद इस प्रस्ताव को पारित करेगी कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं, उस दिन से हमारी राष्ट्रमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उस दिन से हम राष्ट्रमंडल के मेंबर नहीं होंगे। यानी ये ब्रिटेन का दबाव नहीं है, यह किसी संगठन का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है, बल्कि यह हमारी इच्छा है कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन हम अपने इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ देंगे और किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से यह राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमारे संप्रभुता को चैलेंज नहीं करती है। यानी भारत की सरकार अगर कोई भी निर्णय लेती है, उस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में यह राष्ट्रमंडल कभी आड़े नहीं आता, कभी सामने नहीं आता। आप याद करिए 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल गेम हुआ था, और जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल गेम हुआ तो आमतौर पे राष्ट्रमंडल गेम जब होता था बाकी देशों में, तो उन गेम का उद्घाटन ब्रिटिश के राजा या रानी जो होते थे वो लोग किया करते थे। जबकि भारत में जब हुआ तो भारत में वहां की राजा या रानी तो थे ही, भारत के राष्ट्रपति भी साथ में उद्घाटन कर रहे थे। तो ये है भारत की संप्रभुता, ये है भारत की सोवर्निटी, जो किसी के प्रभाव में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। यह अपना निर्णय खुद लेती है और खुद से अपने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो यही है संप्रभुता। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई दिक्कत हो रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के बता सकते हैं, उसका समाधान जो है वो निकाला जाएगा, है ना। चलिए एक दूसरे शब्दावली की भी चर्चा हम लोगों को यहाँ करनी है ना। तो आइए उसकी बात करते हैं हम। दूसरा जो शब्द है हमारे प्रस्तावना में, वो शब्द है समाजवादी, है ना। समाजवादी शब्द की चर्चा अब हम लोगों को करनी है। समाजवादी शब्द क्या है और संविधान में इसको कैसा जगह दिया गया है, क्या जगह दिया गया है। देखिए इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। जो समाजवादी शब्द है ये समाजवाद की विचारधारा से उत्पन्न हुआ है। समाजवाद की विचारधारा जो है ये इसके जन्मदाता हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को इसका जन्मदाता माना जाता है, और जो कार्ल मार्क्स ने इस समाजवाद को जन्म दिया वह पूंजीवाद के विरोध में जन्म दिया, है ना। पूंजीवाद के विरोध में इस समाजवाद को जन्म दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। भारत के संविधान में इसको कैसे जगह दिया गया और क्या जगह दिया गया वो सब बातें करेंगे, लेकिन पहले इसकी पूरी थियरी समझिए, इसकी पूरी संकल्पना समझिए। आनंद आएगा आपको इस टॉपिक को समझने में। देखिए सब तो अब देखो समाजवाद को समझने के लिए थोड़ा पूंजीवाद समझ जाओ पहले। मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा एस्पेक्ट लेना जरूरी है, तभी समाजवाद पर आप बेहतर समझ बना पाएंगे, है ना। तो जो पूंजीवाद की स्थिति थी, पूंजीवाद के जन्मदाता थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इसका जन्मदाता माना जाता है, और एडम स्मिथ जो पूंजीवाद के जनक हैं, इस पूंजीवाद में क्या कहा गया है। देखो
दो शब्द से बना है, पूंजी और वाद। जिसमें पूंजी की वृद्धि की बात की जाए वही क्या कहलाता है, पूंजीवाद। अगर इसका हम एक परिभाषा निकालें तो पूंजीवाद अधिकतम निवेश से अधिकतम लाभ की प्राप्ति चाहता है ना। यानी ज्यादा से ज्यादा निवेश करिए और उस निवेश से ज्यादा लाभ कमाइए, यही क्या कहलाता है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, है ना। तो जब कैपिटलिज्म की अवधारणा आई एडम स्मिथ के द्वारा, कहा गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा निवेश करो और तुम जितना निवेश करोगे उतना ही तुम्हें लाभ मिलेगा। अब मान लो कि दो प्रकार का दुकान है। एक ऐसा दुकान है जो केवल पतंजलि का सामान रखता है, एक ऐसा दुकान है जो पतंजलि के साथ साथ अन्य भी सामान रखता है ना, अन्य ब्रांड का भी सामान रखता है ना। यानी वह कॉस्मेटिक्स आइटम भी जैसे पॉन्ड्स हो गया, बायोटिक हो गया, या और भी अन्य प्रकार के कंपनियों का भी सामान रख रहा है। खाद्य वस्तुओं में भी फॉर्चून है, नेचर फ्रेश है, वो सब रख रहा है ना। तो ये अन्य सामान भी रख रहा है, लेकिन पतंजलि भी रख रहा है। ये केवल पतंजलि रख रहा है, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है बनिस्पत किसके, इसके। तो इस दुकानदार के पास वही लोग जाएंगे जो पतंजलि का सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसके पास पतंजलि वाले भी जाएंगे और अन्य भी जाएंगे। तो स्वाभाविक बात है यह जो होगा ये लाभ ज्यादा कमाएगा, इसको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो ये यही कहता है कि जितना निवेश करोगे उतना लाभ प्राप्त करोगे। अब एक बात समझिए यहां, जैसे मान लो कि मैं एक उद्योगपति हूं और मैंने 1000 रुपये कहीं निवेश कर दिया। जब 1000 रुपये मैंने निवेश किया तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस 1000 रुपये से कैसे 5000 रुपये कमा लूं, ये मेरी इच्छा होगी। अब इस 5000 रुपये कमाने के लिए हमें कई सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि इस 1000 रुपये से हम किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, उत्पादन कर रहे हैं, और जब उत्पादन कर रहे हैं तो उस उत्पादन को बेचेंगे। तो वस्तु हमारी अच्छी गुणवत्ता की होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो स्वाभाविक बात है वो मार्केट में बहुत अच्छा बिकेगा। और अगर उसकी क्वालिटी डाउन होगी तो वो नहीं बिकेगा। तो उत्पादन जब हम करेंगे तो हमारे पास उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, पहला कच्चा माल चाहिए, है ना, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कर व्यवस्था होगी तो भाई कर देना ही पड़ेगा, है ना, श्रम चाहिए, यातायात चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। ये सारी चीजें चाहिए तभी तो हम उत्पादन कर पाएंगे। अब इसमें देखो, अगर कच्चा माल की गुणवत्ता कम हुआ तो अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता भी कम होगी। अगर बिजली तो भाई जो सरकार तय करेगी वो आपको देना पड़ेगा, पानी का जो बिल तय होगा वो देना पड़ेगा, कर व्यवस्था जो तय है वो देना पड़ेगा, यातायात भी जो तय है वो देना पड़ेगा। एक चीज बचता है इसमें, श्रम, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, श्रमिकों का शोषण कर सकते हैं, है ना। तो इस पूंजीवाद में उद्योगपतियों के पास ये अवसर रहता है कि वो श्रमिकों का क्या करें, शोषण कर सकें। अब इस समय जब पूंजीवाद का उत्पन्न हुआ तो पूंजीवाद के उत्पत्ति के समय क्या हुआ, इन्हीं श्रमिकों का शोषण हुआ। इन श्रमिकों को 8 घंटे का वेतन मिलता था, काम करते थे ये 12-12 घंटे। इनकी कोई सुरक्षा नहीं थी, इनकी कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी, जॉब की सिक्योरिटी नहीं, सैलरी की सिक्योरिटी नहीं, उद्योगपतियों के द्वारा इनका जबरदस्त शोषण होता था। तो इसी शोषण के विरुद्ध में, इसी शोषण के खिलाफ
मार्क्स ने क्रांति की और मार्क्स ने कहा कि भाई ये जो पूंजीवाद होगा ये धीरे धीरे शोषण इतना करता जाएगा कि इस श्रमिकों का असंतोष जो है वो बढ़ता चला जाएगा और एक समय आएगा कि जब ये श्रमिक इस पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति कर देंगे, इस पूंजीवाद के खिलाफ विरोध कर देंगे और एक नई व्यवस्था आएगी और उसी नई व्यवस्था को उसने कहा कि वह नई व्यवस्था क्या होगी? सर्वहारा की व्यवस्था, है ना, सर्वहारा की व्यवस्था। तो जो ये सर्वहारा की व्यवस्था है उसने कहा कि ये किस विचारधारा पर आधारित होगी? तो ये समाजवाद की विचारधारा पर आधारित होगी, यह सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे आधारित होगी। अर्थात मार्क्स का ये कहना था कि पूंजीवाद का अंत पूंजीवाद में ही निहित है, यानी पूंजीवाद अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित कर रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब सर्वहारा की क्रांति होगी और पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा और पूंजीवाद के जगह पर समाजवादी व्यवस्था का उदय होगा। अब मार्क्स ने जिस समाजवादी व्यवस्था की बात की, जिस सर्वहारा की बात की, उसके लिए उसने शासन का क्या मॉडल दिया, देखिए थोड़ा। चलो, इसमें मार्क्स का कहना है कि भाई जो समाजवाद आएगा वो राज्य नियंत्रित व्यवस्था होगी, है ना, राज्य नियंत्रित व्यवस्था होगी। और राज्य नियंत्रित व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि बाजार पर राज्य का नियंत्रण होगा, बाजार ही तय करेगा कि किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, बाजार ही तय करेगा कि बाजार में वस्तुओं की स्थिति किस रूप में होगी, यानी उसके डिमांड और उसकी सप्लाई को भी निर्धारित करेगा कौन? राज्य। उसके मूल्य को निर्धारित करेगा कौन? राज्य। यानी पूरी तरह से राज्य नियंत्रित व्यवस्था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भाई निजी संपत्ति नहीं होगी, यानी किसी व्यक्ति का कोई प्राइवेट एसेट्स नहीं होगा, सब कुछ राज्य का होगा। तुम्हारे पास चीजें रहेंगी तब तक जब तक राज्य नहीं लेना चाहता है। तुम्हारे भरण पोषण के लिए तुमको मिला हुआ है, ध्यान रहे तुम उसके मालिक नहीं हो। उसका मालिक कौन है? उसका मालिक राज्य है। राज्य को जब तुम्हारे उस संपत्ति की जरूरत होगी वह संपत्ति राज्य जो है वो तुमसे ले लेगा। तो यह निजी संपत्ति नहीं होगी, राज्य नियंत्रित व्यवस्था होगी, यानी बाजार ओपन नहीं होंगे। पूंजीवाद के एकदम खिलाफ। पूंजीवाद क्या कहता था कि भाई राज्य को छोड़ दो, राज्य नियंत्रण न करे, राज्य नियंत्रक नहीं प्रोत्साहक हो। यहां क्या है? राज्य नियंत्रक हो। वहां क्या था? निजी संपत्ति की प्रधानता होगी। समाजवाद कहता है कि निजी संपत्ति होगी ही नहीं, है ना। तो ये समाजवाद का एक मॉडल रखा कार्ल मार्क्स ने। भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही इस समाजवाद की विचारधारा को भारत में आगे बढ़ाया गया। इस समाजवाद की विचारधारा पर आधारित विश्व की पहली शासन व्यवस्था रूस में स्थापित हुई।
है ना। 1917 में वहां एक क्रांति होती है जिस क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और इस बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में लेनिन का शासन स्थापित हो जाता है, लेनिन का शासन बन जाता है। और ये जो व्यवस्था थी ये समाजवाद की विचारधारा पर आधारित पहली व्यवस्था थी। समाजवाद की विचारधारा पर आधारित पहली शासन व्यवस्था यही रही है। भारत के कई विचारक, एक बहुत बड़े विचारक हैं समाजवाद के, नाम है उनका एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय। और मानवेंद्रनाथ रॉय का लेनिन से कई बार विरोध भी हुआ और लेनिन से विरोध के बाद उन्होंने भारत के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी भी स्थापित की थी उस ताशकंद में। तो एम.एन. रॉय हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं रहे हों, सुभाष चंद्र बोस हों, इन जैसे तमाम लोग इस समाजवाद की विचारधारा से बड़ा प्रेरित थे। समाजवाद की विचारधारा से वो लोग बड़ा प्रभावित था। और जब भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ तो इस समाजवाद की विचारधारा को हमारे देश में स्वीकार भी किया गया। अगर हम समाजवाद को परिभाषित करने का प्रयास करें तो समाजवाद कहता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्ग का समान अधिकार है ना। उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्ग का समान अधिकार, यही क्या कहलाता है? समाजवाद। यानी उत्पादन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिस चीज से प्रोडक्शन हो रहा है और जिस चीज से वह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके जो मीन्स हैं, जो साधन हैं, उन साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि समाज के सभी वर्ग का, है ना, समान अधिकार होगा। यही कहता है समाजवाद। और भारत में पंडित नेहरू, सुभाष बोस इस विचार से बहुत प्रेरित थे क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। भारत की स्थिति बहुत विकट थी, कई प्रकार के भेदभाव समाज में मौजूद थे। तो उस डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव को समाप्त करने और देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए पंडित नेहरू का मानना था कि समाजवाद से अच्छी विचारधारा तो कुछ नहीं हो सकती है। और जब हमारे देश के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी तो हमने इस समाजवाद के आइडियलिज्म को, इस समाजवाद की विचारधारा को अपना आधार बनाया। लेकिन हमने संविधान की प्रस्तावना में इस समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा। यह जरूर है कि संविधान के प्रावधानों में समाजवाद शब्द था,